ऐप पे डाल दीजिए। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। ये जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आयोग की तरफ से जो बात निकल के सामने आई थी कि दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बैच लेके आया हूं, जो कि एक रिवीजन बैच है, स्पीड में चलेगा, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच। इसमें आपको पर डे ऐप पर लाइव क्लासेस तो मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर सब अवेलेबल होंगे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हैं, तो हमारी संस्था टीचर्स एकेडमी के नंबर पे 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो नॉर्मली दिमाग में आ जाता है कि संविधान के किसे कहते हैं, उसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब बातें आती हैं। तो बात वो तो होती है, लेकिन इसके पहले जो भारत देश के संविधान का संवैधानिक विकास होता है, उसके पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं जो इतिहास से टच करते हैं, जैसे गोलमेज सम्मेलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग, सविनय, दांडी मार्च, ये सब कहीं ना कहीं अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी का पेपर उठा के देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो हम लोग उसको रफली आंदोलन की बात कर रहे थे, आज वो टॉपिक हमारा समाप्त होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन तक देखा था, क्लीमेंट एटली जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1945 में, वहां तक हमने देखा था। आज उसके आगे चलते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो खत्म होते हैं, फिर अगली क्लास जो हमारी होगी वो भारत का संवैधानिक विकास होगी, जिसमें हम लोग तमाम रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। उसके बाद जो है 1800 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का अधिनियम देखेंगे, फिर तमाम चीज़ें देखेंगे 1947 तक। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू हुआ, फिर संविधान, उसकी विशेषताएं, उसके स्रोत और उसके 25 भाग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्लास तो जो टीचर्स एकेडमी पे होती है वो शाम 5 बजे होती है, लेकिन आज संडे था इसलिए क्लास पहले लगी है 4 बजे से। ठीक है, सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग अदालत कुमार जी, रेखा जी, वेदिका जी और सौम्या जी, चंद्रकला जी, गुड इवनिंग। पुरुषोत्तम मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर टेस्टी पिछले एग्जाम कब तक हो सकता है। आयोग ने खुद कहा है कि दिसंबर जनवरी में कराएंगे, अब देखते हैं कैसे होता है, क्या करते हैं। आयो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपनी क्लास लेकर चलनी है आगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने कल जो बात की थी वो बात की थी भारत छोड़ो आंदोलन तक। आंदोलन हुआ, बापू जी अरेस्ट हुए थे, फिर बापू जी को स्वास्थ्य कारणों के कारण रिहा कर दिया गया था, और उस समय क्लीमेंट एटली जो थे 1945 में उनकी सरकार बनी थी, और भारत के वायसराय बन के आए थे, लॉर्ड वेवेल साहब आए थे। यहां तक हमने देखा था। फिर हम बात करते हैं आगे राजगोपालाचारी सूत्र के बारे में। उसी के आगे चलते हैं, उसी के आगे राज गोपालाचारी सूत्र। प्रश्न यहां से भी आपके पॉलिटिकल साइंस से बने हैं। अब राजगोपालाचारी सूत्र क्या था इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो आपको नाम तो पता होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी आपको पता होगा। इन्होंने 1944 में ही जो राजगोपालाचारी ने कुछ सूत्र बताए थे, उसी के आधार पर गांधी जी ने क्या किया, जिन्ना से बात करने की अपील की कि राजगोपालाचार्य जी ने कुछ बातें बताई हैं, इसी बातों के आधार पर हम जिन्ना साहब से बात करेंगे, क्योंकि जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग की बात की थी, मुस्लिम लीग की बात की थी और जिसका विरोध भी हुआ था। तो राजगोपालाचार्य की मांग, जो बात कही, इसके आधार पर गांधी जी ने जिन्ना से बातचीत करने का प्रस्ताव किया। तो जब प्रस्ताव किया तो इसके अनुसार क्या कहा गया कि जो राजगोपालाचारी सूत्र था 1944, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि युद्ध के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। क्या कहा गया इसमें, क्या कहा गया इसके बाद, इसमें कहा गया कि युद्ध के बाद क्या होगा, एक आयोग गठित किया जाएगा। ये इन्होंने कही। अब युद्ध के बाद वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आप सभी को पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब युद्ध के बाद आयोग गठित किया जाएगा, उसमें होगा क्या, उसमें यह कहा गया कि जो मुसलमानों के पूर्ण बहुमत वाले, ध्यान सुनिएगा, मुसलमानों के पूर्ण बहुमत वाले भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग जो है भारत का, उससे जुड़े हुए क्षेत्रों का सीमांकन करे। पूर्वी
और पश्चिमी भाग के, कौन कौन से, भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग के, पश्चिमी भाग के क्षेत्रों से जुड़े हुए, क्षेत्रों से जुड़े हुए उस भाग का क्या किया जाएगा, सीमांकन किया जाएगा कि भैया ठीक है, जो पूर्ण बहुमत, मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र हैं भारत के पूर्वी हिस्से में और भारत के पश्चिमी हिस्से में, उस क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा, उसकी सीमा बनाई जाएगी, हाँ ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। ऐसे क्षेत्रों के सभी निवासी इस पे अपना विचार दें कि क्या वे अपने लिए अलग पाकिस्तान चाहते हैं, ये पूछा गया राजगोपालाचारी सूत्र में कि क्या वो अपने लिए अलग पाकिस्तान चाहते हैं, अलग हो क्या चाहते हैं ऐसा वो। तो ये चीजें हुई, लेकिन उस पर रिप्लाई क्या आया, रिप्लाई आया 30 जुलाई को, रिप्लाई आया 30 जुलाई को, जी हाँ 30 जुलाई को जिन्ना जी ने 6 प्रांत, पंजाब सिंध बलूचिस्तान, ध्यान दीजिएगा, पंजाब सिंध बलूचिस्तान, इसके अलावा 3 प्रांत जो और थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत बंगाल तथा असम, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत बंगाल और असम, ये आप देखिए 6 प्रांत। तो ये 1944 में राजगोपालाचारी सूत्र आया था और महीना था मार्च का, ठीक, इन्होंने कहा कि आयोग गठित करेंगे, ऐसी सी बात करेंगे। 30 जुलाई 1944 को जिन्ना जी की तरफ से जवाब आया कि जो 6 प्रांत हैं, पंजाब सिंध बलूचिस्तान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत बंगाल और असम, इसको अलग करके पाकिस्तान बनाने की मांग दोहराई गई कि भैया इन 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 क्षेत्रों को, 6 प्रांत हैं, इनको अलग करके क्या बनाया जाएगा, इनको अलग करके पाकिस्तान प्रांत बनाया जाए। ये बात जिन्ना साहब ने अपनी बात इसको दोहराई कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जिन्ना ने राजगोपालाचारी की सूत्र की आलोचना की, कहा कि भैया आप जो है खाली हवाई बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल गलत बात है। फिर परिणाम क्या हुआ, अब गांधी जी गए थे राजगोपालाचारी की तरफ से बात करने के लिए, फलस्वरूप क्या हुआ, फलस्वरूप ये हुआ कि सितंबर 1944 में गांधी जी और जिन्ना की वार्ता टूट गई। ये गांधी और जिन्ना वार्ता खत्म, टूट गई, भैया अब बात नहीं बन पाएगी। सर जी हाँ बिल्कुल, आज यूनिट 7 पहले करवा रहे हैं चंद्रकला कुमारी जी, ग्रुप पे मैंने मैसेज डाला था। आज एक्चुअली क्लास 4 बजे से होती है, 5 बजे से होती है, आज वाली क्लास 5 बजे से लग गई, ये वाली 4 बजे से लग गई। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना तो है ही, अब चेंज करते 10-15 मिनट समय लगता, हमने कहा रहने दीजिए। मैंने ग्रुप पे मैसेज भी किया था। तो गांधी जिन्ना वार्ता क्या हो गई, टूट गई। जब गांधी जिन्ना वार्ता टूट गई तो राजनीतिक अवरोध पैदा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें सामने आई। फिर 1945 में आगे चल करके भाई क्या किया गया, अब उस समय भारत देश के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे, मैंने पिछली क्लास में बताया कि 1945 में इंग्लैंड में सरकार बदल गई, इंग्लैंड में सरकार बदल गई, क्लीमेंट एटली की सरकार आई। और जब क्लीमेंट एटली की सरकार ब्रिटेन में आई, अंग्रेजों के यहाँ आई, तो भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिथगो, उनकी जगह भारत का वायसराय बनाया गया था वेवेल सर को, ठीक है। थ्योरी को छोड़ दें, ऐसा कहीं छोड़ देंगे, ठीक है सर, बाईलैंग्वेज थ्योरी को भाग क्यों छोड़ देंगे भाई, जो बच्चे जुड़े हैं थ्योरी पढ़ने की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा देंगे, परेशान मत होइए, ऑलरेडी कई सारे प्रैक्टिस मैंने कराई हैं। गांधी और जिन्ना जी की जो बातें थी टूट गई। फिर 1945 में एक प्रस्ताव आया, और मैंने आपको बताया इस समय भारत के जो वायसराय थे, जैसे आज भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वैसे उस समय भारत के वायसराय होते थे। भारत के वायसराय थे वेवेल साहब। 1945 में एक प्रस्ताव आया, वेवेल प्रस्ताव, ठीक है, जून में आया था, जून महीने में, जून 45 में ये प्रस्ताव आया। और जब प्रस्ताव आया तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ बहुत ही सुहानी जगह है
शिमला, शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला में बैठक हुई, वहां पे सेमिनार हुआ और 14 जून को ये डिसाइड किया गया कि भारत शासन अधिनियम के तहत सरकार कुछ सुधार करना चाहती है। और डिसाइड करने के बाद 1945 में 25 जून को, कब, 25 जून को, 25 जून को शिमला में एक सेमिनार आयोजित किया गया कि भैया सब लोग आइए, भारत में कुछ सुधार करना चाहते हैं। अब ये प्रस्ताव रखा किसने था? उस समय के इंडिया के वायसराय लॉर्ड वेवेल सर रखे। इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या? वेवेल योजना। क्या नाम दिया गया? वेवेल योजना। कि वेवेल सर कुछ बात कहना चाहते हैं सुधार करने के लिए। इसमें उन्होंने एक प्रस्ताव रखा लोगों के सामने कि भारतीयों द्वारा बनाई गई सरकार को शासन संचालन के लिए नियुक्त करना। भारतीयों द्वारा गठित सरकार को, भारतीयों द्वारा गठित की गई सरकार को, गठित की गई सरकार को शासन संचालन, संचालन मतलब उसको चलाने के लिए नियुक्त करना, शासन संचालन के लिए अपॉइंट करना यानी नियुक्त करना। ठीक है, ये प्रस्ताव रखा वेवेल सर ने। कहा कि इंडियंस के थ्रू जो है, जो गठित की गई, जो बनाई गई गवर्नमेंट है, उसको चलाने के लिए नियुक्त करना कि भारतीयों ने जो गठित की उसके माध्यम से होगा। इसमें सारे मैटर होंगे, लेकिन उन्हें यह भी कह दिया कि भले ही इंडियंस के थ्रू सरकार बनाई जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का जो वायसराय है, यानी कि मैं वेवेल या मेरी जगह कोई और आएगा, उसको भी कुछ अधिकार इसमें प्राप्त होंगे, उसके पास भी कुछ राइट होंगे। याद रखिएगा, कुछ राइट, शक्तियां होंगी। और उन्होंने कहा कि लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं यानी वायसराय उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा जब ये बैठक हुई तो इसमें मुस्लिम लीग के लोग भी आए थे। मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? इसका विरोध किया गया। तो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसका विरोध की, कहा नहीं नहीं नहीं, हम इसको मान्यता नहीं देंगे। और इसी कारण से ये शिमला में जो सेमिनार हुआ, जो सम्मेलन हुआ, ये क्या हो गया? असफल हो गया, बात बनी नहीं। मुस्लिम लीग ने यहां भी टांग अड़ा दी, मामला खत्म हो गया। ठीक है, अब मामला जब ये अटक गया, उसके बाद 1946 में, 1946 का दौर आया जब, तो आप सभी को पता है, यहां से तो बहुत प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में। आपको पता होगा फेमस मिशन था कैबिनेट मिशन, फेमस मिशन था कैबिनेट मिशन। 1946 की बात है ये। 1946 में कैबिनेट मिशन की बात करें तो भारत की आज़ादी और उसकी विभाजन की समस्या के लिए तत्कालीन जो सरकार उस समय इंग्लैंड में थी, उसके द्वारा कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया 1946 में कि भैया जाओ, भारत में मामला बहुत हॉटस्पॉट चल रहा है, उसकी स्वतंत्रता को लेकर के, उसकी फ्रीडम को लेकर के, और जो विभाजन की समस्या चल रही है, लीग वाले भी नहीं अलग मान रहे हैं, कांग्रेस अलग हो गई है, गांधी जी और जिन्ना जी की वार्ता टूट गई है कि जाओ और देखो मैटर क्या है, उसको मैटर को सॉल्व करो। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया, इसमें 3 मेंबर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिंग लॉरेंस, पैंथिंग लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई मत लिखिएगा, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। इसमें क्रिप्स सर जो थे वो कैबिनेट मिशन के हेड थे, यही इसके अध्यक्ष थे। ये प्रश्न 20 बार पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, चाहे टीजीटी रहा हो, चाहे पीजीटी रहा हो, चाहे एलटी रहा हो, चाहे जीआईसी रहा हो, 20 बार पूछा गया है ये प्रश्न। नेट जेआरएफ में भी कई मरतबा ये प्रश्न आया है, कई मरतबा ये प्रश्न आया है कि कौन कौन सदस्य थे इसके। कैबिनेट मिशन जब इंडिया पहुंचा तो कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले उन्होंने क्या कह दिया कि हे मुस्लिम लीग वाले भैया लोग,
तुम जो ये पाकिस्तान 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 चिल्ला रहे हो, हम तुम्हारी मांग नहीं मानेंगे, जाओ। गुड इवनिंग नीरज जी, हार्दिक कपूर सिंह स्वागत है। इन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारी पाकिस्तान की मांग अस्वीकार करते हैं, ठीक है, और भारत में एक संघ का निर्माण करेंगे, ऐसा उस कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी, ठीक है। और हम भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, उसमें 3 प्रकार के राज्य की व्यवस्था की जाएगी। पहला 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 जो होगा हिंदी बाहुल राज्य, हिंदू बाहुल, हिंदू बोल रहा हूं मैं बार बार, हिंदी नहीं, हिंदू बाहुल, एक्चुअली में बाहुल नहीं होता है, बहुल होता है, हिंदी बहुल राज्य, ठीक है, जहां पे हिंदू ज्यादा होंगे। दूसरा कहा गया कि मुस्लिम बहुल राज्य होंगे, क्या होगा, जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होगी। और तीसरी क्या कहा गया, पंजाब और बंगाल, इसको अलग कर दिया गया, कहा कि ये मैटर होगा, पंजाब और बंगाल। ये कहा कि हम इस तरह से क्या करेंगे, एक भारतीय संघ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, एक भारतीय संघ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अलग से पाकिस्तान की बात छोड़ दो, वो कोई दिक्कत वाली, इस ऐसा कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की, ऐसा कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की, ठीक है। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक संविधान सभा की भी सिफारिश की। और किस चीज की सिफारिश की, रिक्वेस्ट की, संविधान सभा की सिफारिश की। इसकी सिफारिश की, संविधान सभा की सिफारिश की, संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो आएगी। हाँ, हिंदू बहुल, ये भी सिफारिश की, जिसका चुनाव जो होगा राज्य विधानसभा द्वारा किया जाएगा, ये भी रिक्वेस्ट की कैबिनेट मिशन ने। और कैबिनेट मिशन ने इसके अलावा एक अंतरिम सरकार की गठन की बात की। और क्या सिफारिश की, कहा कि एक अंतरिम सरकार, अंतिम नहीं, अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की, कि भैया जब तक सरकार बन नहीं जाती परमानेंट, तब तक एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी दोनों को इक्वल दर्जा दिया जाएगा, बराबर माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा। और उसी दौरान 20 फरवरी ये कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी, सारी बातें बताई। उसी दौरान 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा कर दी, 2 घोषणा कर दी। पहला, हर हाल में चाहे जो हो, हर हाल में 30 जून 1948 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, ये पहली घोषणा की। हाँ, कुछ दिनों के लिए सर। गुड इवनिंग वंदना जी। तो 30 जून 1948 तक भारत को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दूसरा क्या कहा गया कि भारत के वायसराय जो बनेंगे लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे। दूसरा क्या कहा, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के, भारत के वायसराय होंगे। वायसराय बना के इनको भेजा जाएगा कि आप जाइए, वेवेल साहब को वापस भेजिए, और आप इंडिया के वायसराय यानी गवर्नर जनरल जो होता था, राष्ट्रपति के बराबर दर्जा होता था, अब आप बनेंगे। ये घोषणा कर दी, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार कहते थे जितनी जल्दी भारत को छोड़ दें ठीक है, ज्यादा ठीक होगा। अब माउंटबेटन साहब आए, लॉर्ड माउंटबेटन साहब आए, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने 3 जून 1947 को एक योजना पहले से ही बना के रखी थी, ठीक है। 3 जून, भाई 20 फरवरी 1945 को एटली साहब ने घोषणा की, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सर ने, कि 30 जून 1920 फरवरी को घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन वायरस बनेंगे, वायरस बोल वायसराय बनेंगे। 3 जून 1947 को फिर टाइम आया, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को
हेलो। हाँ। चलिए, कभी कभी कॉल इंपॉर्टेंट आ जाती है तो उठाना पड़ जाता है। तो खैर, तो आगे क्या हुआ? 3 जून 1947 को एक योजना बनाई। यही योजना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का आधार बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बनी। ठीक है, एक योजना लाई और यही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बनी। अब वो योजना क्या थी? माउंटबेटन सर ने क्या कहा? माउंटबेटन सर ने कहा कि भैया ऐसा है, हम बता दे रहे हैं क्या क्या करना है। अब भाई साहब, इसने देश को बांट दिया। सबसे पहले इसने कहा कि इंडिया का जो ये पोर्शन है, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो इंडिया का पोर्शन है, इनकी विधान परिषदों को यह निर्णय लेना था कि भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान के विधान परिषदों को, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषदों को यह को निर्णय लेना है कि वे इंडिया यानी भारत या फिर पाकिस्तान के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के साथ रहेंगे। ये पहला मुद्दा। आपने पता है, जब मुस्लिम लीग पार्टी ने पाकिस्तान की डिमांड की थी तो उसमें 6 प्रांत थे, जिसमें सिंध भी आ रहा था, और बलूचिस्तान भी आ रहा था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि देखो ऐसा है, आपके यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर वो चाहे तो भारत में रहे, वो चाहे तो पाकिस्तान में रहे। ठीक है, ये कहा। और फिर पंजाब और बंगाल की जो विधान परिषद थी, उसको 2 निर्णय लेने थे। पंजाब और बंगाल की जो विधान परिषद थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उनको कहा कि आपको 2 निर्णय लेने हैं, एक नहीं 2। क्या ये राज्य पाकिस्तान के साथ जाना पसंद करेंगे? क्या पहला ये था डिसीजन इनको लेना था, क्या ये राज्य पाकिस्तान के साथ जाना पसंद करेंगे? दूसरा, कि अगर ऐसा होता है, अगर हां, तो क्या राज्य का विभाजन भी होना है? दूसरा क्या कहते हैं? अगर हां, तो क्या राज्य का विभाजन भी होना है? ये बात कही कि भैया, हे बंगाल, हे पंजाब के लोगों, आप ये बताओ, आपको वहां की विधान परिषद से पूछा गया कि आपको ये बताओ, 2 बातें आपके सामने हैं। पहली बात ये है कि क्या ये राज्य पाकिस्तान के साथ जाना पसंद करेंगे? दूसरा, अगर हाँ हम जाना पसंद करेंगे, तो क्या राज्य का विभाजन भी होना चाहिए? राज्य मतलब ये बंगाल पंजाब को बांट देना चाहिए, कुछ इंडिया में कुछ पाकिस्तान में। प्रेरणा जी कह रही नहीं, नहीं पसंद। ठीक है, परंतु अब तक भारत की जो कंडीशन थी, सॉरी, ये बात उन्होंने कह दी। और क्या कहा इन्होंने कि जो सीमा प्रांत एरिया है उत्तर पश्चिम का, इंडिया का उस समय का नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी जो एरिया था, सीमा प्रांत, और असम के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के एक जिला है जिसका नाम है सिलहट जिला है असम का, कि असम के सिलहट जिले में क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष जनमत संग्रह होना चाहिए, प्रत्यक्ष जनमत संग्रह होना चाहिए। तो उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था, प्रांत मतलब प्रोविजन, जिसको हम स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं, वो, और असम का एक सिलहट डिस्ट्रिक्ट था कि वहां पे डायरेक्ट जनता खुद, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, जन मतलब लोग, मत मतलब विचार, जनता अपने विचार खुद करे कि क्या आपको सही लगता है ये फलाना ढिमका जो इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। ठीक है,
अब चूंकि देश का विभाजन होना था, इसलिए सीमा विभाजन के लिए बाकायदे एक सीमा आयोग गठित करने का प्रावधान भी किया गया। सीमा आयोग आयोग गठित करने का प्रावधान कि भैया ठीक है, बाउंड्री लाइन डिसाइड की जाएगी, कौन इंडिया में कौन पाकिस्तान में। अब ये थी सारी माउंटबेटन की योजना। अब माउंटबेटन सर ने ये सारी बातें रख दी। अब इसको देख कर ही लग रहा है कि बंदा मूड बना के आया था कि इंडिया को हम डिवाइड कर देंगे, इंडिया को हम डिवाइड कर देंगे ना। नमस्कार नमस्कार। इंडिया को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ये बंदा मूड बना के आया था कि हाँ हम इंडिया को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसा इसकी बातों से लग रहा है। 4 जुलाई 1947 दिन आया, 4 जुलाई 1947, और ये वो दिन था, 4 जुलाई 1947 का दिन था जब ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, इंडिया की नहीं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इस माउंटबेटन योजना को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम जो कह रहे हो एकदम सही है, तुम्हारी बातें एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीमा आयोग, सीमा आयोग मतलब होता है कि इंडिया की बाउंड्री कहाँ होगी, पाकिस्तान की बाउंड्री कैसे, उसके लिए कमीशन बनाया गया, आयोग। तो ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा भैया ऐसा है, हाँ आपकी बात एक्सेप्ट करते हैं। और 18 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिल गई। और आपको बता दें फिर इस चीज को 15 अगस्त को इस चीज को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया, 15 अगस्त 1947 को इसे लागू कर दिया गया और इंडिया आजाद हुआ, साथ में पाकिस्तान भी अलग हो गया। इस तरह से पूरा जाकर के इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ, मामला सलट गया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें हुई, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से देश को आजादी मिली। मैंने रफली वो सारी चीजें आपको बताई जो आपके हिस्ट्री के पोर्शन से आते हैं और पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन बनते हैं। ये इस आज की तीसरी क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने इसके पहले तमाम चीजें देखी, राष्ट्रीय आंदोलन देखे, उसके पहले की तमाम चीजें देखी हम लोगों ने, ये हमने देखा। अब इसके बाद जो इसमें टॉपिक आपका शुरू होता है, भारत देश के संविधान में जो इसका डेवलपमेंट हुआ, यानी आप कह सकते हैं संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अब ये शुरू होता है। अब ये जब शुरू होता है तो इसमें कई सारे एक्ट हैं जो आपको पढ़ने होंगे, बहुत सारे एक्ट हैं जो आपके एग्जाम में, जहां से एक नहीं कई सारे प्रश्न बनते हैं, कई सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, ये आपको याद रखना होगा। जैसे अगर हम बताएं माउंटबेटन योजना आपने देख लिया, ठीक है, उसके पहले बहुत सारे एक्ट बने थे जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे आपको पता होगा, बहुत पहले से अगर बताएं स्टार्टिंग से कौन कौन से एक्ट हैं, पहले हम सबके नाम बता देते हैं आपको। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कहीं कहीं रेगुलेटिंग लिखा होता है, कहीं कहीं रेगुलेटिंग लिखा होता है, वैसे मोस्टली यही सही होता है, जहाँ मोस्टली तो यही लिखा, मैंने एक किताब में केवल देखा था। रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट मीन्स अधिनियम, ये आपको पढ़ना है। प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। दूसरा आप अगर आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस एक्ट को, इस अधिनियम को आप देखेंगे। 1833 का, सॉरी 1813 का चार्टर एक्ट, ये क्या था,
फिर इसमें आप देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, ये क्या था। फिर इसके बाद आप देखेंगे अंतिम चार्टर अधिनियम 1853, लास्ट में अंतिम चार्टर एक्ट 1853, ये 3 चार्टर एक्ट थे, 1813, 1833, हाँ बिल्कुल, ये आप देखेंगे। फिर इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा 1858, ये आप देखेंगे। देखिए तमाम इसमें हैं, इस सब आपको सीक्वेंस से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर 1861 का एक्ट यानी अधिनियम 1861 का, 1892 का भारत परिषद अधिनियम यानी एक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखना है भारत परिषद अधिनियम 1909, क्या देखना है, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर आपको देखना है भारत शासन अधिनियम 1919। फिर आपको इसी में आगे देखना है भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद सेम यही चीज भारत शासन अधिनियम 1935। ये तीनों बहुत प्रश्न आते हैं, 1909, 1919, 1935 से बहुत आते हैं। 1857 के आया था ना, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या कहाँ से आया था चंद्रकला जी? 1857 के विद्रोह, अच्छा विद्रोह लिखना चाहती थी, हाँ बिल्कुल विद्रोह, बिल्कुल मंगल पांडे आएगा ये आपको देखना है। फिर इसके बाद आपको देखना है तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे आपने बाकी और चीज़ें देखी हैं, कैबिनेट मिशन देखा। फिर इसके बाद आपको देखना है अंतरिम सरकार, जो भी मैंने वर्ड लिया था ना कि उसने अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया अंत कुछ दिनों के लिए, भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बराबर बराबर दर्जा मिलेगा। तो अंतरिम सरकार से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि जब अंतरिम सरकार बनी थी तो तमाम गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, रक्षा विभाग बलदेव, जॉन मथाई साहब बहुत पूछे गए हैं, श्रम विभाग जगजीवन राम के पास, मुस्लिम लीग कमेटी के कौन कौन मेंबर थे, सब पूछे आते हैं। तो अंतरिम सरकार को हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट इसमें देखा जाएगा, ये आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आया था, हाँ उसी के बाद। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या, कौन सा मैंने बताया, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। फिर इसके बाद हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें तमाम चीज़ें हुई थी, क्या क्या चीज़ें, और फैक्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देखेंगे, और फिर भारतीय संविधान और भारत देश के संविधान के स्रोत, ठीक है। और एक पॉइंट यही पे और लिख लीजिए, देसी रियासतों का विलय, देसी रियासतों का विलय, जो भारत में मिले जो पाकिस्तान में चले गए वो, ये पूरा भारत देश के संवैधानिक विकास के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आपको देखने, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने, यानी आप ये भारत देश का संवैधानिक विकास अगर आप देखेंगे तो ये आपको पूरा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के पूरा देश आज़ादी 1947 तक का, जहां से ये भारत परिषद अधिनियम 1909 लिखा है, 1919, 1935 बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं, इस एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। भारतीय इसका ये पूछा गया है, क्या बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ये हाँ बिल्कुल, भारतीय, हाँ 1950 में तो देश आजाद होगा, संविधान लागू होगा, हम उसमें पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है।
ये इस तरीके से आपको पूरा एक तरफ से आपको देखना होगा क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद संविधान सभा हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेंगे, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, तमाम चीजें। तो ये संवैधानिक विकास का टॉपिक अब बीच में नहीं शुरू करेंगे, हम कल शुरू करेंगे, वरना आप ही लोगों में से जो बच्चे एडमिशन लिए हैं पेड बैच में वही फोन करके परेशान करने लगते हैं कि सर इस वाले वीडियो में तो बीच वाला शुरू कर दिए हैं, कहाँ है पहला वाला। तो हमको बताना पड़ता है कि भैया जब पुराना वीडियो खत्म हुआ था उसी बीच में शुरू किए थे। हाँ, तो इसलिए इसी क्लास, आज की क्लास छोटी हुई लेकिन यहीं पर रुकते हैं, टॉपिक समाप्त हुआ ये वाला। संवैधानिक विकास भारत का हम कल शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे कल खत्म भी हो जाएगा, याद रखिएगा। कल शुरू करेंगे और कल खत्म भी हो जाएगा संवैधानिक विकास, याद रखिएगा। क्लियर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं अभी 5 बजे। जो अगली क्लास हमारी होती है नेट जेआरएफ की यूनिट 5 की, जो बच्चे यूजीसी वाले हैं उनकी क्लास 4 बजे से होती थी, ये क्लास 5 बजे से होती थी, लेकिन आज थोड़ा टाइम सेट करने में वो आगे पीछे कर दिए टेक्निकल वाले भैया। हमने कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना तो है ही, पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। तो मिलते हैं नेट जेआरएफ वाले बच्चों से अभी हम लोग कुछ ही देर में यूजीसी एकेडमी पे। यूनिट 5 में आईआर का टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं शक्ति संतुलन, उससे मिलते हैं, ठीक है। तब तक ले दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नमस्कार।